मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका। न्यायपालिका का हमने अधिकार क्षेत्र पढ़ा, संरचना पढ़ी, सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका और अधिकार। हम जानते हैं कि संविधान ने जो है न्यायपालिका को अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया है और उसको अधिकार भी दिए हैं, शक्ति भी दी है कि वो उनकी रक्षा कर सके। अब उसके लिए संविधान में दो विधियां हैं, उनका वर्णन है, जिनके माध्यम से अधिकारों की रक्षा जो है न्यायपालिका कर सकती है। तो पहला है अनेक रिटें जारी करके, ठीक है। पहला अनेक रिटें जारी करके, रिट जारी करके ना, रिटें जारी करके संविधान की रक्षा कर सकती है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, और आपका परमादेश है, ठीक है। इन रिटों के माध्यम से कर सकती है। और उसके अलावा दूसरा है जैसे कि बंदी, इसमें रिटों के माध्यम से अनुच्छेद 32 के माध्यम से कहाँ अपील कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन की रक्षा के लिए व्याख्या कर सकता है, पूरे मामले की सुनवाई करके निर्णय दे सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 226 226 के तहत कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में, ठीक है। किसी भी हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार रिटों के माध्यम से और उसके माध्यम से भी करते हैं, साथ ही साथ अनुच्छेद 32 ये अधिकार प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का ही है। और न्यायपालिका समय समय पर इनकी व्याख्या के द्वारा कोई भी कानून अगर ऐसा बनता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उनको अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं दूसरा जो तरीका है, पहला तो ये हो गया। दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है आपकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। और एक कौन सा अनुच्छेद है जो उसके शक्ति देता है? अनुच्छेद किसके तहत? 13 के तहत, 13 के तहत। अब अगर ये शक्ति प्राप्त है, दो विधियां हैं, एक तो है कि रिट के माध्यम से, और ये आर्टिकल 32, 22, 26 और अनुच्छेद 13 के तहत संविधान सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है किसी भी कानून को गैर लोकतांत्रिक घोषित कर सकता है जो विधायिका ने बनाया है। वो कैसे करता है कि वो किसी कानून की व्याख्या के द्वारा, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक व्याख्याकार के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा का ये एक सतत प्रहरी है जो समय समय पर उनकी रक्षा करता है, कि सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम आते हैं और समय समय पर जो है उनका उपयोग अन्य निर्णयों में भी दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रावधान है वो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। जो मैंने कहा कि गैर कानूनी घोषित कर देते हैं, तो दूसरा प्रावधान किससे संबंधित है? न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित। न्यायिक पुनरावलोकन
से संबंधित है और ये बहुत शक्ति प्रदान करता है, यानी विधायिका के किसी भी कानून को ये गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, उसकी व्याख्या करके उसके माध्यम से कि किस प्रकार से ये जो है हनन कर रहा है या मूल अधिकारों के विपरीत है, वो व्याख्या करता है। और इस शक्ति ने, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की शक्ति में ये जो चीज़ है उससे कई बार टकराव भी होता है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव भी समय समय पर देखने को मिला है। जैसे कि सबसे पहले था कि संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया था, संसद ने संपत्ति के अधिकार को जब हटाया था तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा दोनों की बहस हुई थी, दोनों में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं असहमति आई थी। तो इस प्रकार से अब हम अगला देखते हैं कि न्यायपालिका और संसद, यानी न्यायपालिका और संसद के संबंध जो हैं वो कैसे रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यायपालिका और संसद और संसद, ठीक है। तो चूंकि हमने कहा कि न्यायिक सक्रियता के द्वारा जो रिटें जारी कर, वो याचिका लगाते हैं, वो न्यायिक सक्रियता है, और कानूनों की जांच के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा जो न्यायपालिका है वो संसद की या विधायिका की जो कानून बनाती है उसकी जांच कर सकती है, ठीक है। तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्रियान्वित करती है, ठीक है, क्रियान्वित करती है। और अगला जो अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, व्याख्या करती है, ठीक है, व्याख्या करती है, यानी जो संसद ने कानून बनाए उनको ये क्रियान्वित करेंगे और ये इनकी व्याख्या, यानी तीनों जो अंग हैं वो अपने आप में अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करें एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप रखते हैं। और जब न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और उनको गैर संवैधानिक घोषित करती है तो दोनों के बीच में टकराव होना स्वाभाविक है। तो समय समय पर इस जो व्यवस्था है शक्ति संतुलन, वैसे तो शक्ति संतुलन की व्यवस्था स्थापित की गई है कि तीनों अंग जो है अपने अपने क्षेत्र में काम करें और टकराए नहीं, लेकिन चूंकि जो न्यायपालिका है उसको विस्तृत अधिकार प्राप्त है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, तो टकराव संभव है। और समय समय पर संसद या विधायिका और न्यायपालिका का जो है टकराव समय समय पर सामने आया है, और न्यायपालिका इन मुद्दों को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास करती है। जो संपत्ति का अधिकार था, 7वां जो हमारा अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, तो जब संसद ने इस पर प्रतिबंध लगाया, अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, तो न्यायपालिका ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक, है ना, घोषित किया। उसका कहना था कि ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि हम भाई संविधान संशोधन करेंगे और उसके अलावा उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो भी कहा उसने कि भले ही संविधान संशोधन करो लेकिन आप मूल अधिकारों को जो है हटा नहीं सकते। तो ये प्रकृति चलती रही, ये प्रक्रिया चलती रही। उसके अलावा एक और आया कि भाई शक्ति का दायरा क्या है, यानी न्यायपालिका की शक्ति का दायरा क्या है, संविधान संशोधन, क्योंकि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, वो उस मामले में सर्वोच्च है, तो फिर कैसे भी वो अपना कर सकती है। तो उसने कहा कि नहीं, आप भले ही सर्वोच्च हैं संविधान संशोधन के लिए, लेकिन आप मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच समय समय पर जो है विवाद चला और विधायिका और उसका चलता रहा। इसी क्रम में 1967 से लेकर 73 के बीच ये विवाद गहराता रहा। 1967 से 1973 तक ये विवाद गहराता रहा, है ना, ये विवाद लगभग चलता रहा। ये संपत्ति के अधिकार को लेकर, है ना, गहराता रहा और दोनों के बीच में टकराव बना रहा न्यायपालिका और उसके बीच में, ठीक है।
और संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। केशवानंद भारती, ये बहुत प्रसिद्ध है, केशवानंद भारती है ना, ये जो केस था केशवानंद भारती वाला, ये बहुत चर्चित रहा, ठीक है, मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। ये वाला जो था संपत्ति का, ये केशवानंद भारती मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गहराता रहा ये वाला विवाद और चला इसके मामले में, और न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा है। पहले कहा कि मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम संसद ने कहा कि हम संविधान में संशोधन करके इसको बदल देते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, ये मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में फिर न्यायपालिका ने कहा कि ये जो है मूल ढांचा नहीं है। अब मूल ढांचा क्या है ये तय करना भी न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसको संविधान का मूल ढांचा घोषित करे, किसे नहीं करे। तो इस प्रकार से जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत व्यापक हो जाती हैं। लेकिन आगे चल के चूँकि इसको व्यवस्थित कर दिया गया, न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। न्यायपालिका ने जो व्याख्या की थी, बाद में कहा था कि ये संविधान का जो है मौलिक ढांचा नहीं है, तो इसमें आप कुछ प्रतिबंध लगा सकते हो। तो बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया। और पहले जो 31 में था, आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, कहाँ था संपत्ति का अधिकार, कहाँ था पहले, अनुच्छेद 31 में था, है ना। वो पहले कौन सा था, ये मौलिक अधिकार था, ये 7वां मौलिक अधिकार था, है ना। अब क्या है, 300 का में कर दिया गया है। कौन सा अधिकार हो गया, ये कानूनी अधिकार है ना। क्योंकि क्या हुआ था कि जो सरकार है उसने संपत्ति का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की संपत्ति और भूमि सुधार से संबंधित कानून लागू किए गए, हस्तगत की गई संपत्ति। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपत्ति जताई थी और ये सारा विवाद बहुत लंबे समय तक जो है चलता रहा था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा था कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें समुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कौन सा हिस्सा मूल ढांचा है, कौन सा नहीं है। ये व्याख्या करने की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। चूंकि ये निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच बदल दी प्रकृति, क्योंकि ये इस विवाद ही समाप्त हो गया। तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो विवाद था वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, चलता रहा, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 1979 में। 1979 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, ठीक है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। अब ये कैसा है, कानूनी अधिकार श्रेणी से हटा दिया, ठीक है। तो अब ये मूल ढांचा के अंतर्गत नहीं आता था। फिर भी दोनों के बीच विवाद कुछ बिंदु बचे हुए हैं, जैसे न्यायपालिका विधायिका के कार्रवाई का नियमन करती है, हस्तक्षेप करती है, नियंत्रित करती है, तो उससे जो है बहुत सारे टकराव होते हैं। समय समय पर उसने निर्णय भी लिए हैं, समय समय पर उसने जो है अपना क्या कहते हैं प्रभाव भी दिखाया है ना। जैसे कि वो नरसिम्हा राव का जो पेट्रोल पंप का वितरण था उससे संबंधित है, ये सब काम किए। इसके साथ ही साथ सीबीआई जैसी संस्थाओं को न्यायपालिका ने निर्देश दिया है कि आप जो भ्रष्ट राजनेता हैं या सरकारी अफसर हैं उनके विरुद्ध जांच करें। और समय समय पर देखा है आपने, कई लोग जेल में बंद भी हुए हैं और उनको सजा भी हुई है। तो न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से, सशक्त रूप से भारत में एक आधार स्तंभ है, जो हमारे संविधान की रक्षक बनी हुई है, हमारे अधिकारों की रक्षक बनी हुई है। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है, ये अध्याय भी यही समाप्त होता है। इससे संबंधित इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाला जाएगा जिसमें टेस्ट पेपर होगा, आप उसको क्लिक करें, सबमिट करें, तो मैं समय पर जैसे ही मुझे प्राप्त होगा मैं उसको चेक करके, और आपके जो व्हाट्सएप नंबर आप देंगे अब उसमें दिया रहता है, अपने विद्यालय का नाम, जिले का नाम जरूर लिखें और व्हाट्सएप नंबर, तो
तो उस पर हम आपका रिजल्ट भेज देंगे। उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे क्या है कि जैसे इसके मैंने 4-5 पार्ट बनाए हैं, अगर एक भी पार्ट, अब ये जो टेस्ट पेपर है वो आप तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आपने ये सारे पार्ट नहीं देखे। इसके 4 ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। बड़ा चैप्टर होता है तो कई पार्ट में बनाते हैं, तो जब तक आप वो सारे पार्ट नहीं देखेंगे तो अकेले ये पार्ट देखकर आप उस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे पार्ट जैसे ही डला करेंगे वैसे ही मिलेंगे। ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते।